हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। कल मैंने आपको इसका चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड किया था। इसके बाद मैं चैप्टर 2 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं अम्ल को? एसिड। और क्षारक को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और लवण को इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। यानी कि अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिड। अम्ल को क्या कहा जाता है? एसिड। क्षारक को कहा जाता है बेस और लवण को कहा जाता है साल्ट। इस चैप्टर के माध्यम से हम समझेंगे कि अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या होते हैं, उनकी क्या क्वालिटियाँ होती हैं तथा उनके क्या क्या गुण होते हैं। इनके बारे में हम जानेंगे और वो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं और उनका हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखिए विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैप्टर 2 दोबारा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस चैप्टर के पॉइंट टू पॉइंट को मैं राइट करके लाया हूँ, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या किसी भी स्टेट के बोर्ड से हो, है ना। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको कहीं नहीं जाना है, कृपया करके पूरे वीडियो को देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में कहा जाता है एसिड। अम्ल को क्या कहा जाता है? एसिड। अच्छा, अगर हम अम्ल की बात करें तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में हमेशा खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। पहली पहचान तो अम्ल की सबसे बड़ी ये होती है कि वो हमेशा उनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। दूसरा ये है कि ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। जो नीले लिटमस पेपर होता है, अगर उसमें आप अम्ल को आप डालेंगे, टेस्ट करेंगे, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको ये रेड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? रेड में बदल देते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? दूसरी इसकी क्वालिटी है कि ये जलीय विलयन में हमेशा एचाइन देते हैं, हमेशा एचाइन क्रिएट करते हैं। दो प्रकार के आयन होते हैं। आयन हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक एचाइन और दूसरा ओ एचाइन। तो जो अम्ल जो होता है वो हमेशा एचाइन देता है और जो ओ एचाइन होता है वो हमेशा बेस यानी कि क्षार देते हैं। ये क्षार देते हैं और एचाइन जो है ना वो अम्ल देते हैं। ठीक है ना। जब भी इनको पानी में घोला जाता है, जब भी इनको पानी में घोला जाता वो हमेशा एचाइन गिवन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा से शब्द है, जिसका अर्थ ही होता है खट्टा। जिसका अर्थ ही होता है खट्टा। अच्छा, ये देखिएगा, ये कितने टाइप्स के अम्ल होते हैं। एक तो अम्ल वह अम्ल होता है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, उसको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। उसको क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। उनमें प्रबल अम्ल में कौन कौन से हैं? तीन हमारे प्रबल अम्ल। एक तो है HCl। क्या है हमारा? HCl। HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। ये जो हमारे जो होता है स्टोमच में भी पाया जाता है HCl। दूसरा होता है प्रबल अम्ल में H2SO4। क्या होता है? H2SO4। H2SO4 यानी कि इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजन सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट। या इसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? तेजाब। जो हमारा जो तेजाब होता है ना, यही हमारा H2SO4 होता है, जो कि एक प्रबल अम्ल है, एक हार्ड एसिड है। दूसरा हमारा जो प्रबल एसिड होता है वो होता है HNO3, यानी कि इसको बोलेंगे हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या बोलेंगे?
हाइड्रोजन नाइट्रेट। ठीक है ना। NO3 जो होता है वो सिंबल वो नाइट्रेट का होता है। किसका होता है? नाइट्रेट का। ठीक है ना। और H का मतलब होता है हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन नाइट्रेट। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, जो प्रबल अम्ल होते हैं वो सिर्फ 3 ही हैं। एक तो हमारा HCl है, दूसरा H2SO4 और तीसरा हमारा HNO3 है। ठीक है ना। अब दूसरे टाइप के अम्ल की बात करें तो दूसरा टाइप का अम्ल होता है वो होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल को बोलते हैं इंग्लिश में वीक एसिड। क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल को इंग्लिश में कहा जाता है वीक एसिड। वीक मतलब जो कमज़ोर हो, जिनकी एक्टिविटी स्लो हो, जिनकी जो क्रियाशीलता है वो कम हो, वो दुर्बल अम्ल, यानी कि इंग्लिश में इनको बोलते हैं वीक एसिड। और वीक एसिड भी 3 ही होते हैं। एक तो होता है हमारा CH3COOH, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम? एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम? एसिटिक एसिड। जो हमारा CH3COOH है, ये हमारा क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। हिंदी में लिख देता हूँ, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। ठीक है ना। दूसरा होता है लैक्टिक अम्ल और तीसरा होता है ऑक्जेलिक अम्ल। अब देखिए एग्जाम में ये पूछा जाएगा, आपको एक ऑप्शन दे देंगे और ऑप्शन पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। उन्होंने 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, लिख देंगे HNO3, दूसरा ऑप्शन दे देंगे HCl, तीसरा ऑप्शन दे देंगे H2SO4 और चौथा ऑप्शन देंगे CH3COOH। और आपसे पूछ लेंगे बताइए कि निम्न में से कौन सा वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल है। तो आपको मालूम है कि 3 ही प्रबल अम्ल है। कौन से? HNO3, HCl और H2SO4। और 3 हमारे वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है CH3COOH, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो इनमें देखिए ये सभी क्या हो जाएंगे? प्रबल अम्ल हो जाएंगे। और CH3COOH कैसा हो जाएगा? हमारा दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी भी पूछे जा सकते हैं, ऑप्शनल भी पूछे जा सकते हो, या 1 नंबर में आपसे ऐसे ही पूछ देंगे कि कोई 2 दुर्बल अम्ल के नाम लिखिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, कोई 2 दुर्बल अम्ल के नाम लिखिएगा। तो अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से लिख देंगे। और याद करना बिल्कुल ही सिंपल है। 3 दुर्बल अम्ल हैं, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, यानी CH3COOH, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। 3 ही प्रबल अम्ल हैं। कौन कौन से हैं? HCl, H2SO4 और HNO3। ठीक है ना। तो यानी कि अब मैंने आपको ये बता दिया कि अम्ल के बारे में कि प्यारे बच्चों, जो अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ब्लू लिटमस को टेस्ट करने पर ये रेड में बदल देते हैं। जलीय विलयन में एचाइन देते हैं। एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है खट्टा। और जो एसिड जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, पहला प्रबल, दूसरा दुर्बल। प्रबल 3 होते हैं, HCl, H2SO4 और HNO3। दुर्बल 3 होते हैं, CH3COOH, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। अगले 2 पॉइंट और भी हैं, इनको हम समझते हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र और तनु अम्ल को ऐसे समझिएगा, जैसे अगर कोई अम्ल, सांद्र अम्ल अगर कोई अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम होगी, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होगा और जल कम मात्रा में होगा, उसको हम सांद्र अम्ल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि गाढ़ा होगा। सिंपल सी भाषा में अगर हम इसको समझें, अगर वो गाढ़ा होगा, गाढ़ा कब होगा? जब उसमें पानी कम होगा, तो वो सांद्र अम्ल हो जाएगा। तनु मतलब, तनु का हिंदी में मतलब होता है पतला। तनु में का हिंदी में मतलब होता है पतला, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइल्यूट। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। तो ये डाइल्यूट अगर होगा तो यानी पतला होगा। अगर पतला होगा तो उसमें अम्ल की मात्रा कम होगी और जल की मात्रा अधिक होगी। तो क्या प्यारे बच्चों, आपको ये मेरी बात समझ में आ गई कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल में क्या अंतर होता है? जो सांद्र अम्ल होता है और जो तनु अम्ल होता है उसको हम फिर से समझ लेते हैं। देखिए, सांद्र अम्ल का मतलब होता है गाढ़ा। इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी और पानी की मात्रा
कम होगी, पानी की मात्रा कम होगी। और तनु अम्ल में क्या होगा कि अम्ल की मात्रा कम होगी, अम्ल की मात्रा कम होगी और पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। बस अगर सादा सी भाषा में इसको समझे तो सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। गाढ़ा कब कोई चीज़ कब होगी, जब उसमें पानी की मात्रा कम होगी। और तनु का मतलब होता है पतला, और पतला कब होगा, जब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको ये एसिड के बारे में समझ में आ गया है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, बेस। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला देख सकते हैं हम बेस। बेस का मतलब होता है क्षारक। क्षारक, बेस का मतलब होता है क्षारक। इनकी क्वालिटी क्या होती है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। बेस जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। और ये उल्टा होता है, देखो वो खट्टे होते हैं और ये कड़वे होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। देखिए जो बेस जो होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। किस में बदल देता है, ब्लू। याद करने का तरीका ये है कि बेस की भी स्पेलिंग बी से शुरू है और ब्लू की भी स्पेलिंग बी से शुरू है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई चीज़ रेड से ब्लू में बदल रही है तो वो बेस होगा, अगर ब्लू से रेड में बदल रही है तो वो एसिड होगा। ठीक है ना, ऐसे आप कन्फर्म करके याद कर सकते हैं कि बेस का भी स्पेलिंग बी से शुरू होती है, ब्लू की स्पेलिंग बी से शुरू होती है। यानी कि बेस में हमेशा लिटमस पेपर ब्लू में बदलेगा तो उल्टा इसका आपका एसिड हो जाएगा, एसिड में ब्लू रेड में बदलेगा। ठीक है ना। उधर मैंने आपको बताया था कि जो एसिड होते हैं वो पानी में घुलने पर एचाइन देते हैं, लेकिन जो यहाँ पर बेस जो होते हैं, बेस जो होते हैं वो जलीय विलयन में ओएचाइन देते हैं। क्या देते हैं, ओएचाइन देते हैं। यानी कि वो एसिड जो होता है वो पानी में घुलने पर एचाइन देता है और जो बेस जो होता है वो पानी में घुलने पर ओएचाइन देता है। बेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल और दूसरा दुर्बल, यानी कि हार्ड और वीक। हार्ड में 3 आते हैं आपके, एक तो आता है NaOH, KOH और CaOH का होल टॉय। NaOH जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को हम बोलते हैं सोडियम, NaOH को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं, NaOH को। ठीक है ना। इसके अलावा KOH का नाम क्या हो जाएगा, K मतलब होता है पोटेशियम, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रा। OH का मतलब होता है हाइड्रा ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। और ये जो है ना, ये CaOH का होल टॉय, तो इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम। इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। यानी कि जो प्रबल क्षारक होते हैं, प्रबल क्षारक जो होते हैं वो 3 ही होते हैं। एक तो आपका होता है NaOH, दूसरा होता है KaOH और तीसरा होता है CaOH का होल टॉय। NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH का होल टॉय का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अगर हम वीक बेस की बात करें, यानी कि दुर्बल क्षारक होती है, तो वो एक ही होता है, उसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NH4OH। क्या होता है, NH4OH। इसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है ना। अब देखिए क्षार यानी कि एल्की क्या होते हैं, एल्कली को क्या होते हैं, जैसे कि उसमें आपका जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। जो जल में जो घुल जाते हैं उन क्षारक को हम क्षार कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी 3 जो हमारे क्षार हैं कौन कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na का मतलब सोडियम होता है,
देखिए इनको नाम लर्न करना बहुत सिंपल है। जैसे आपको पता है Na का मतलब क्या होता है, सोडियम। Na का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सोडियम, है ना। और OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रा ऑक्साइड। OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रा ऑक्साइड। तो इनका नाम बिल्कुल आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम और हाइड्रा ऑक्साइड। इसी तरीके से ये के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है हमारा पोटेशियम। के का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। और OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रा ऑक्साइड। OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रा ऑक्साइड। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। बिल्कुल सिंपल है। MgOH का उल्टा है, इसका मतलब क्या है कि Mg का जो मतलब होता है मैग्नीशियम। Mg का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। अच्छा, कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर इसमें NaOH लगा, इसमें KOH लगा, लेकिन इसमें MgOH क्यों नहीं, MgOH का होल टॉय क्यों है, ये आ रहा होगा दिमाग में क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अभी हम आपको ये बताएंगे कि ये जो बैलेंसी जो होती है, उस बैलेंसी का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी कि जो Mg और ये OH है, तो यानी कि OH की जो बैलेंसी 1 होती है उसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है, और मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 होती है उसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है। तो 1 जो होता है वो लिखा नहीं जाता है, इसलिए उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं MgOH का होल टॉय। ठीक है ना। अब जैसे कि हम इसमें ले लेते हैं NaOH। NaOH में क्या होता है कि इसकी जो OH की बैलेंसी 1 होती है तो वो यहाँ राइट कीजिए, लेकिन सोडियम की बैलेंसी भी 1 होती है, तो 1 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसको हम सीधा लिख देते हैं NaOH। समझ गए ना बच्चों। इसलिए आप इसमें कन्फ्यूजन मत होइए कि सर इसमें 2 लगा है, इनमें 2 क्यों नहीं लगा, जबकि नाम सबके एक ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि यहाँ पर बेटा मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 है, और यहाँ पे पोटेशियम की बैलेंसी 1 है, यहाँ पर भी सोडियम की बैलेंसी 1, इसलिए उनका मल्टीप्लाई अपोजिट होता है, एक दूसरे के क्रॉस साइड होता है। फिर से समझ लीजिए अगर जिसको नहीं आया है, देखिएगा जैसे कि हमने यहाँ पर NaOH लिया, NaOH लिया। अब देखिएगा जो हाइड्रा ऑक्साइड है उसकी बैलेंसी 1 होती, तो उस 1 का मल्टीप्लाई सोडियम के साथ होगा, वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा। और जो सोडियम जो होता है ना उसकी बैलेंसी 1 होती, तो उसकी यहाँ पे राइट कर लेंगे, तो इसको बराबर हम क्या लिख सकते हैं, NaOH। समझ में आया। लेकिन जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड की तो बैलेंसी 1 होती है, लेकिन मैग्नीशियम की बैलेंसी जो होती है वो 2 होती है, और उसका मल्टीप्लाई उल्टा होता है। OH का जो बैलेंसी मल्टीप्लाई होता है वो मैग्नीशियम के साथ होता है, और मैग्नीशियम की बैलेंसी का मल्टीप्लाई OH के साथ होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की वैकेंसी जो 2 है वो किसके साथ हो जाएगी, OH के साथ हो जाएगी, क्योंकि OH की जो बैलेंसी होती है वो OH की जो बैलेंसी जो होती है वो 1 होती है, लेकिन मैग्नीशियम की जो बैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो इसलिए उल्टा मल्टीप्लाई होता है। इस 2 का मल्टीप्लाई OH के साथ किया जाता है, OH की बैलेंसी का मल्टीप्लाई Mg के साथ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिख जाता है Mg1OH का होल टाई, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं MgOH का होल टॉय। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर नहीं आई तो आप फिर से मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगला देखते हैं लवण। लवण का मतलब होता है साल्ट। देखो मैं आपको बताऊं कि अभी जब मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल जो होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। और क्षार का स्वाद कैसा होता है, जो क्षार होता है उनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा या तीखा, कड़वा या तीखा। लेकिन जो लवण जो होते हैं, लवण, इनका कोई स्वाद नहीं होता है, इनका कोई भी टेस्ट नहीं होता है। और ये कब बनते हैं, जब हम अम्ल प्लस क्षार दोनों को मिला देते हैं तभी हमें साल्ट बनता है, यानी कि लवण बनता है। फिर से समझ लीजिए कि अगर जो हमने आपको बताया है अभी बच्चों कि अम्ल का
सॉरी एक मिनट रुकना। अम्ल का जो स्वाद है वो कैसा है? खट्टा। अम्ल का जो स्वाद है वो कैसा है? खट्टा है। ठीक है। और क्षार का जो स्वाद है वो कैसा है? कड़वा। कड़वा। फिर हमने क्या किया कि अम्ल यानी एसिड और प्लस क्षार यानी दोनों को हमने मिला दिया। इनके मिलाने से जो बना वो बना हमारा लवण यानी कि साल्ट। और इसका कोई भी स्वाद नहीं होता, ना ये खट्टा होता है ना ही मीठा होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछें बच्चों कि नमक का स्वाद कैसा होता है तो आप क्या आंसर देंगे? खट्टा या मीठा या तीखा? क्या देंगे? कुछ नहीं, क्योंकि नमक का कोई भी स्वाद नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि नमक जो होता है NaCl, नमक जो हमारा जो होता है, नमक जो हमारा होता है वो NaCl होता है। जो हम साधारण नमक जो हम यूज करते हैं, जो बच्चों हम साधारण नमक जो यूज करते हैं, ये साल्ट ही तो होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसका कोई भी स्वाद नहीं होता। और ये कब बनाया जाता है? जब अम्ल और क्षार को मिला दिया जाता है। तो वही है बच्चों, साल्ट जो है ना, लवण अम्ल तथा क्षारक की परस्पर अपक्रिया से प्राप्त किया जाता है। अम्ल तथा लवण, अम्ल तथा जो, एक सेकेंड, सॉरी बच्चों, यानी कि ये जो अम्ल तथा क्षार, यानी कि ये जो हम देखते हैं ना कि अम्ल में जब हमने क्षार को मिला दिया तब हमारा बना क्या? लवण यानी कि साल्ट। और भी क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है, सूचक क्या होते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि हमें अगर एसिड का टेस्ट पता करना है तो हमने आपको बता दिया एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। लेकिन खट्टा आप तब कब पता कर पाएंगे? जब आप उसको अपनी जीभ से टेस्ट करेंगे। इसी तरीके से जब आप बेस का हम पूछते हैं तो बेस का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? तीखा या कड़वा होता है। तो उसको हम कब पता करेंगे? कि वो जब हम उसको अपने टंग से टेस्ट करेंगे। लेकिन कभी कभी कोई एसिड या कोई बेस बहुत ही पॉइजनस भी होते हैं, तो उनको टेस्ट करने से तो हमारी डेथ भी हो जाएगी। तो इसलिए हमें उनका इंडिकेटर भी पता होने चाहिए, जिससे हमें पहले से पता चल जाए बिना टंग के टेस्ट किए कि ये एसिड है या फिर ये बेस है। यानी सूचक जो होते हैं वो एक प्रकार से इंडिकेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं, यानी कि इंडिकेट करते हैं कि भैया ये क्या है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है, जिसका हम बिना टेस्ट किए हुए रंग या स्मेल यानी रंग या गंध से हम बता देते हैं कि ये जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जो हमारे पास जो विलयन है, वो हमारा एसिड है या फिर हमारा बेस है। बिना टेस्ट किए ही हम बता देते हैं कि ये जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिड है अथवा बेस है। यही है इंडिकेटर का काम। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होते हैं, तो इंडिकेटर वे पदार्थ हैं या वे तत्व हैं जो किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। जो ये बता देते हैं कि ये जो आपको विलयन दिया गया है, विलयन का मतलब होता है इंग्लिश में सॉल्यूशन, जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है उस सॉल्यूशन में एसिड है या बेस है। और वो कैसे बता देते हैं? रंग या गंध, रंग या गंध उनके कलर से बता देते हैं। या तो हम उनके कलर से बता देते हैं या फिर हम उनके स्मेल से बता देते हैं ठीक है ना। तो अब हम ये बच्चों आपको समझ में आएगा कि इंडिकेटर क्या होता है। अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर के टाइप्स क्या क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर के क्या क्या टाइप होते हैं? पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में केवल 3 प्रकार के इंडिकेटर पाए जाते हैं। एक तो प्राकृतिक इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। दूसरा कृत्रिम यानी कि जो ह्यूमन ने बनाया है, मानव ने बनाया है,
दूसरे गंधीय सूचक, जो गंध यानी कि जो स्मेल के माध्यम से हम इन्हें इंडिकेट कर सके। यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक या जिसको हम संश्लेषित सूचक भी बोलते हैं, और तीसरा गंधीय सूचक। जैसा इनका नाम वैसी इनकी डेफिनेशन। प्राकृतिक सूचक जो होते हैं ये किससे पाए जाते हैं? जो प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति में क्या पाया जाता है? पौधे, तो ये पौधे से पाए जाते हैं। लिटमस हुआ, लाल पत्ता गोभी हुआ, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल हुआ, और जो हम अपने टर्मेरिक यानी जो हल्दी यूज करते हैं वो भी एक इंडिकेटर है। तो यानी कि प्राकृतिक सूचक में कौन कौन आते हैं? एक तो लिटमस आता है, दूसरा लाल पत्ता गोभी आता है, तीसरा है हाइड्रेंजिया पौधे के फूल भी होते हैं, और हल्दी होते हैं। यानी कि 4 जो मैंने आपको बताए हैं ये प्राकृतिक सूचक है माने जाते हैं। एक तो लिटमस जो हमें प्रकृति में मिलता है, दूसरा लाल पत्ता गोभी, और तीसरा हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, और चौथा आपका हल्दी। ठीक है, तो ये तो हमें प्रकृति से मिले हुए हैं, इनको तो हमने बनाया नहीं। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक वे होते हैं जिनको हमने अपनी लैब में या ह्यूमन ने तैयार किया है। तो अगर लैब में तैयार किए हैं तो वो कैसे पदार्थ होंगे? प्राकृतिक तो होंगे नहीं, तो वो कैसे होंगे? रासायनिक पदार्थ होंगे, यानी कि वो केमिकल मटेरियल होंगे। और वो कौन कौन से जो केमिकल में इंडिकेटर तैयार किए गए हैं? मैथिल ऑरेंज और फिनेप्थलीन। कौन कौन से हैं? मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथीन। ये जो है ना वो आपके कृत्रिम सूचक कहे जाते हैं या फिर संश्लेषित सूचक बोलते हैं। गंधीय सूचक क्या होते हैं? इन पदार्थों की गंध से ही अम्लीय क्षारक के माध्यम में बदल जाती है। यानी इनसे हमें ये पता चल जाता है कि ये अम्लीय माध्यम में है या फिर क्षारीय माध्यम। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे प्याज हुआ हमारा, जो हम प्याज जो यूज करते हैं, और दूसरा हुआ लौंग तेल, जिसे ऑलिव ऑयल भी बोलते हैं। लौंग तेल हुआ और प्याज हुआ, ये हमारे गंधीय सूचक में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कभी कभी तो आपसे ऑप्शनली ही पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, इनमें से कौन सा कृत्रिम सूचक है, या इनमें से कौन सा गंधीय सूचक है। या आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कितने प्रकार के सूचक होते हैं, नाम लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो बिल्कुल 3 प्रकार के सूचक होते हैं। एक तो प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, और तीसरा होता है गंधीय सूचक। देखिए सब सूचक किस तरीके से काम और किस तरीके से वर्क करते हैं, इनके बारे में हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हम अगर पहले हम प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है हमारे वो नेचुरल इंडिकेटर है। NI मैंने लिख दिया। N का मतलब होता है नेचुरल, और I का मतलब होगा इंडिकेटर, यानी कि प्राकृतिक सूचक। लिटमस जो होता है वो प्रकृति में मिलने वाला होता है। अब देखिए जब ये अम्ल के साथ अगर इसका यूज किया करेंगे, अगर हमें ये पता करना है कि ये अगर अम्ल है तो लिटमस का कलर कैसा हो जाएगा? रेड। और अगर लिटमस का कलर नीला हो गया तो वो किसको इंडिकेट करेगा कि भैया इस सॉल्यूशन में अम्ल नहीं है, क्या है इसमें? क्षार है। क्षार है यानी कि वेस है। लिटमस वही है, आपने कोई पदार्थ लिया, आपको जीभ से टेस्ट नहीं करना है, टंग से टेस्ट नहीं करना है। आपने लिटमस पेपर को लिया और उसमें आपने उस सॉल्यूशन को डाला। अगर उस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाता है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है? एसिड है, अम्ल है। अगर उसी सॉल्यूशन का कलर अगर ब्लू हो जाता है यानी नीला हो जाता है तो उसका मतलब ये हुआ कि उस सॉल्यूशन जो है ना वो अम्लीय नहीं है, क्षारीय है। आया बच्चों समझ में? इसी तरीके से लिटमस की जगह पे अगर हम लाल पत्ता गोभी का रस लें, लाल पत्ता गोभी का रस लें, और अगर उस सॉल्यूशन में डालें और उस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाए तो वो भैया क्या हो जाएगा? हम बता देंगे बिना टेस्ट किए हुए कि वो सॉल्यूशन अम्ल है। और अगर उसी सॉल्यूशन का कलर हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, तो हम बता देंगे कि वो अम्लीय नहीं, वो कैसा है? क्षारीय है। ठीक है ना? अच्छा, एक जो हम देखते हैं हल्दी। हल्दी तो सभी लोगों के पास, सभी लोग जानते हैं, बहुत ही परिचित है। हल्दी यानी जो टर्मेरिक होती है, अगर आपको ये कोई आपने सॉल्यूशन लिया और उसमें अगर आपने हल्दी डाल दी, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ,
नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, तो इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि वो जो सॉल्यूशन है वो आपका एसिड है, यानी कि अम्लीय है। और अगर उस हल्दी का कलर रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, तो इसका मतलब वो क्षारीय है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, ये पूछी जाती है सभी एग्जामों में। अगला देखिएगा, हाइड्रेंजिया के फूल का रस लें। ये सभी के सभी चारों हमारे कैसे हैं, एनआई है। एनआई का मतलब नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि प्राकृतिक सूचक हैं। अगर उस किसी हाइड्रेंजिया फूल के रस को अगर हम किसी विलयन में डालते हैं, सॉल्यूशन में डालते हैं, और उसका कलर अगर ब्लू हो जाता है, तो इसका मतलब वो एसिड है। और अगर उसका कलर पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, तो इसका मतलब वो क्षारीय है। तो ये जो इंडिकेटर हमने आपको ये चारों बताए, ये एनआई थे, यानी कि ये नेचुरल इंडिकेटर थे, प्राकृतिक सूचक थे। अब जो वैज्ञानिकों ने हमारी लैब में कृत्रिम रूप से इंडिकेटर तैयार किए हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे फिनोल्फथेलिन और मेथिल ऑरेंज के बारे में। फिनोल्फथेलिन जो है, अगर उसको हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, अगर वो रंगहीन हो जाता है, यानी उससे रंग उड़ जाता है, कलरलेस हो जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि वो जो सॉल्यूशन है, वो जो विलयन है, वो अम्लीय है, यानी एसिड है उसमें। और अगर उसी फिनोल्फथेलिन को डालने से उस सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाता है, तो इसका मतलब वो क्षारीय है। इसी तरीके से अगर हम मेथिल ऑरेंज लेते हैं और अगर हम उसी सॉल्यूशन में डालते हैं किसी सॉल्यूशन में, उसका कलर अगर रेड हो जाता है, तो इसका मतलब वो एसिड है। और पीला हो जाता है, येलो हो जाता है, तो इसका मतलब वो क्षारीय है। अब गंध वाले लेते हैं, जिनसे हमें गंध वाला लेते हैं। गंध वाले जो हैं, गंध वाले में आपका आता है जैसे प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल। प्याज का रस देखते हैं सबसे पहले। ये जो है ना, वो गंध वाले ये हैं जो आपके वो गंधीय सूचक हैं। प्याज का रस अगर डालने पे अगर उसकी तीक्ष्ण गंध आती है, मतलब बहुत तेज़ी से स्मेल आती है, तो उसका मतलब वो कैसा है, अम्लीय है। अगर कोई भी गंध नहीं आती है प्याज के रस डालने से, तो इसका मतलब वो क्षारीय है। इसी तरीके से अगर आप वेनिला ऑयल को डालते हैं, एक समान गंध रहती है, जैसी पहले स्मेल थी उस सॉल्यूशन की, बाद में भी वही रहती, तो इसका मतलब वो अम्लीय है। अगर उसमें कोई स्मेल नहीं आती, तो इसका मतलब वो क्षारीय है। इसी तरीके से हम ऑलिव ऑयल यानी कि लौंग का तेल लेते हैं, तो अगर वो समान गंध रहती है, तो वो अम्लीय है। और अगर उसमें कोई स्मेल नहीं आती, तो वो क्षारीय है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इंडिकेटर और इंडिकेटर के टाइप्स के बारे में बताया है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जो टेबल मैंने आपको समझाई है, इससे संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी में पूछ लेगा कि अगर हमने टर्मेरिक डाला, कोई कलर नहीं आ रहा, तो बताओ वो कौन सा है, कोई कलर नहीं आ रहा तो वो अम्लीय है, अगर रेड हो रहा है तो वो क्षारीय है। इसी तरीके से इन सभी से कुछ ना कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। यही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। अगला देखिए, अब इनके हम अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुणों की बात करेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है एसिड एंड बेस की। व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब हमने अम्ल और क्षार को अलग अलग चीज़ों से रिएक्शन करा के देखेंगे और पता करेंगे कि वो क्या अपनी क्वालिटी शो अप करते हैं, क्या दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम अम्ल और क्षार की अपक्रिया है वो धातुओं से कराकर देखेंगे। धातु मतलब मेटल से कराकर हम देखेंगे। तो जब हम अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब भी हम अम्ल के साथ कोई भी धातु मिला देते हैं, जिंक, कैल्शियम, आयरन, कोई भी धातु अब मिला देते हैं, तो हमेशा उसके बाद हमें साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाया गया है कि अम्ल हमने एक लिया HCl एक अम्ल है, धातु एक जिंक को हमने मिला दिया, तो उस साइड हमें क्या प्राप्त हुआ, ZnCl2,
क्योंकि ZnCl2 क्या है, साल्ट है यानी लवण, और आखिरी में क्या बचा आपका, हाइड्रोजन गैस। ये कैसी हुई रिएक्शन, इसको समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसको और डिटेल से समझा देता हूँ कि ये देखिए, ये जो जिंक है, ये जिंक है, और ये HCl होता है, HCl, ये दो पार्टों में टूट जाता है, H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस। अब देखिएगा कि ये जो जिंक है, जिंक में होता है प्लस साइन, जिंक का जो साइन होता है वो प्लस होता है, और प्लस वाली जो धातु होती है वो हमेशा माइनस वाले पे जाएगी। तो H तो प्लस का, तो H के पास तो जाएगी नहीं, किसके पास जाएगी, Cl के पास, क्योंकि Cl कैसा है, माइनस है। प्लस माइनस यानी कि जो विपरीत सिंबल वाले होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्शन होता है। तो यानी कि Zn हमेशा Cl की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा ZnCl2। Cl2 क्यों हो गया, अभी मैंने आपको बताया था, बैलेंसी की वजह से। अच्छा, जब ये दोनों मिल गए ZnCl2, तो इधर देखो यहाँ क्या बच रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी कभी भी हम एसिड की किसी धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस साइड हमें लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमने एक एसिड ले लिया HCl, और हमने धातु अब जिंक ना लेकर हमने इसमें ले लिया, हमने कोई धातु Fe ले ली, Fe यानी धातु है ना, लोहा। अब हमने इसको रिएक्शन कराया, अब हम देखेंगे कि Fe होता है प्लस, और ये यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस, प्लस वाला हमेशा माइनस की तरफ जाएगा, तो यानी कि ये इस साइड चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, Fe, इस साइड फिर से देखते हैं, सॉरी थोड़ा ये डिलीट हो गया। जैसे कि हमने, प्यारे बच्चों फिर से समझते हैं, या हमने कोई एसिड लिया HCl, और हमने कोई धातु ले ली Fe यानी आयरन, और जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो हमने ये देखा कि Fe प्लस होता है, Fe का जो साइन होता है वो कैसा होता है, प्लस का होता है, और ये H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो प्लस माइनस के पास चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा क्या है, FeCl2, और आखिरी में क्या बचा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है ना, तो बच्चों समझ गए। यानी कि इसलिए कहा गया है कि जब भी एसिड का किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं धातु के साथ, तो दूसरी तरफ हमें साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अम्ल की धातुओं के साथ क्रिया। अब इसी तरीके से हम क्षार की भी देखेंगे। क्षार भी वही क्वालिटी शो करता है जो कि अम्ल करता है। जब भी हम किसी क्षार की किसी धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस साइड हमको साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH लगा यानी कि ये क्षार है। जब इसमें जिंक धातु से रिएक्शन कराई तो हमें उस साइड मिला NaZnO2, जिसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और बाद में क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। ये कैसे हुई रिएक्शन, इसको आप गौर से समझिएगा कि Zn होता है प्लस, ध्यान समझिए, और यहाँ पर Na प्लस होता है और OH माइनस होता है। तो यह मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होता है। कभी भी माइनस माइनस के पास नहीं जाएगा, प्लस साइन कभी भी प्लस के पास नहीं जाएगा। माइनस प्लस यानी अपोजिट जो साइन होता है उनके प्रति अट्रैक्शन होता है। तो यानी कि इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो Zn प्लस है, यहाँ पे Na प्लस है और यहाँ पे OH माइनस, तो ये प्लस जो है ना वो माइनस के लिए तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आप गौर करने की बात है कि जो OH है तो वो यहाँ पर जो प्लस OH माइनस में टूटेगा, लेकिन ध्यान करने वाली बात ये है कि यहाँ पर सोडियम भी है। क्या है, सोडियम भी है, और सोडियम जो है ना वो आयन से इससे रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए ये इसको रिएक्ट कर देगा, NaZnO2 बना देगा, यानी कि NaZnN और एक इसका आयन ले लेगा O का। OH आयन ही इसमें टूट जाता है, इस तरीके O और H में टूट जाता है, इसलिए यहाँ पर O इधर आ जाता है और H उधर चला जाता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जब भी हम अम्ल हो या क्षार हो, अम्ल हो या क्षार हो, इनको अगर हम मेटल के साथ मिलेंगे तो हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और क्षार को भी जब भी हम मेटल के साथ मिलेंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब अम्ल और क्षार को
किसी धातु के साथ मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। एक पॉप टेस्ट भी होता है जिससे हम पता कर लेते हैं प्रयोगशाला में, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती ही नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, जो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो एक साउंड क्रिएट करती है। हाइड्रोजन जो गैस होती है वो एक साउंड क्रिएट करती है जिसको हम पॉप टेस्ट बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस निहित प्रणाली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति के दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब भी कहीं पर भी हाइड्रोजन गैस होगी और अगर आप किसी कैंडल को लेकर जाते तो एक पॉप टाइप की आवाज़ क्रिएट होगी, और इसी से ये पता चल जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है। ये हाइड्रोजन गैस की सबसे बड़ी क्वालिटी है। इसके बाद आगे देखिए, अभी तो हमने अम्ल की धातुओं के साथ क्रिया कराई थी, अब हम धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ करवाएंगे रिएक्शन। कैसे? धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अपक्रिया कैसे कराएंगे अम्ल के साथ? जब भी किसी अम्ल को किसी धातु कार्बोनेट के साथ मिलाया जाता है तो लवण यानी साल्ट तो निकलता ही, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर भी निकलता है। यानी कि जब भी किसी एसिड को अगर किसी धातु कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे तो हमें उस साइड क्या प्राप्त मिलेगा? साल्ट तो मिलेगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड जब और जल। जबकि उसमें क्या मिल रहा था? जबकि पहले वाले में क्या मिल रहा था? जो पहले वाला जो मैंने आपको बताया था जिसमें हम, तो उसमें क्या मिल रहा था? जब भी हम किसी अम्ल को किसी धातु के साथ मिला रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था? साल्ट मिल रहा था और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, यही तो निकल रहा था। लेकिन तब हम सिर्फ और सिर्फ किसको यूज कर रहे थे? धातु के साथ। अब धातु नहीं ले रहे हैं, अब हम धातु के क्या ले रहे हैं? कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट। अब हम क्या ले रहे हैं? धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ले रहे हैं। धातु कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं और बाइकार्बोनेट के साथ करा रहे हैं। तब इसकी जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगी, कि यानी कि जब अम्ल है, अम्ल को चाहे आप धातु के कार्बोनेट के साथ मिलाएं, कार्बोनेट के साथ मिलाएं, या फिर बाइकार्बोनेट के साथ मिलाएं, बाइकार्बोनेट के साथ मिलाएं, हमेशा क्या मिलेगा आपको? साल्ट मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। ये है हमेशा। फिर से समझ लो अगर नहीं आया, जब भी किसी एसिड को धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ मिले तो हमेशा साल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर मिलेगा। देखिएगा, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड को धातु कार्बोनेट ले लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाया तो यहाँ पर हमें साल्ट मिल गया NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। इसी तरीके से जब भी हम हाइड्रोजन क्लोराइड को बाइकार्बोनेट ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, NaCO3, याद रखिएगा किसी बच्चों को कन्फ्यूजन हो तो मैं फिर से बता दूं, Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको हम? सोडियम कार्बोनेट। जबकि NaHCO3 को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना? तो इन दोनों की कंडीशन में हमें साल्ट मिल रहा है NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही प्लस वाटर प्राप्त हो रहा। और याद रखिएगा, जब भी हम किसी क्षार की किसी धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, नो रिएक्शन। यानी कि अगर हम सोच लें कोई कार्बोनेट की अगर हम NaOH है और अगर हम इसकी Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराएं तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि ये क्षार है और क्षार कभी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता ही नहीं है, तो इसलिए कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ एसिड रिएक्शन करता है और बेस नहीं करता है। ठीक है। अब देखिए चूने के पानी का टेस्ट। चूने के पानी का टेस्ट क्या होता है? उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी दूधिया हो जाता है,
जैसे ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वेटिक, AQ का मतलब होता है एक्वेटिक, मतलब ये जलीय रूप में है। और इसमें अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी तो हमें क्या मिल जाता है, CO3, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत सिंपल छोटे छोटे सिंबल है, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा। इसको नॉर्मल भाषा में खड़िया बोलते हैं या चौक बोलते हैं, खड़िया या चौक बोलते हैं। CO3 को क्या बोलते हैं, खड़िया या चौक बोलते हैं, चौक बोलते हैं इसको। और प्लस H2O यानी हाइड्रोजन गैस। अब देखिए ये जो Ca है ये प्लस और माइनस में टूट जाता है, यहाँ पर ये क्या कर देता है कि ये जो Ca है और इस कार्बन डाइऑक्साइड और इसके एक ऑक्सीजन से मिलकर CO3 बनाता है और बाद में क्या बनता है, वाटर, और सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, मतलब ऊपर तैरने लगता है। अगर हम इसी में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दें यानी CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाता है, CaSO3 का होल टॉय इंटू 2, जो कि एक जल में घुलनशील प्राप्त हुआ। अब देखिए अभी तो हमने अम्ल और क्षार की अलग अलग क्रिया कराई, अब हम अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराएंगे। मतलब अभी हम अम्ल और क्षार को अलग अलग मेटल से रिएक्शन करा रहे थे, अब हमने अम्ल और क्षार को ही मिला दिया, अम्ल प्लस क्षार को ही मिला दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, साल्ट और प्लस वाटर। याद रखिए अगर आप एसिड और बेस को एक साथ मिला देते हैं, प्यारे बच्चों, यदि आप एसिड और क्षार को एक साथ मिला देते हैं तो हमेशा आपको साल्ट प्लस वाटर प्राप्त होगा। इस चीज़ को आप अपने कीप इन माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई एग्जामों में कि जब भी हम एसिड और बेस को आपस में मिला देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है साल्ट प्लस वाटर। अगला देखते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है। जब अम्ल द्वारा क्षारक का पृच्छेद प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, जो कि उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। यानी कि देखो जब हमने अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया तो अम्ल का जो प्रभाव था वो क्षारक में खत्म हो गया और क्षारक का जो प्रभाव था वो अम्ल में खत्म हो गया। यानी कि जो अम्ल का जो क्वालिटी थी वो क्षारक की वजह से खत्म हो गई और जो क्षारक की जो क्वालिटी थी वो अम्ल की वजह से प्राप्त हुई। तो एक नया जो हमें उत्पाद मिला वो लवण प्लस जल, क्योंकि इसमें एक दूसरे का जो प्रभाव था वो खत्म हो गया, इसलिए इसको उदासीनीकरण, मतलब किसी ने किसी को इफेक्ट नहीं कर पाया, किसी ने भी किसी को, ना तो अम्ल ने क्षार के ऊपर अपना इफेक्ट दिखा पाया ना ही क्षार ने अम्ल के ऊपर इफेक्ट दिखा पाया, तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ और नया पदार्थ और प्राप्त हो गया, लवण और जल। तो इसीलिए हम इसको उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। कैसे, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और जो कि एक क्षार है ना, और अगर आपने HCl लिया, ये कि अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, क्षार है, क्षार यानी बेस है, और HCl लिया, ये क्या है, अम्ल है। अब देखो क्षार ने ना तो अपना अम्ल पे प्रभाव बना पाया ना ही अम्ल ने क्षार के ऊपर प्रभाव बना पाया, ना बेस ने एसिड पर अपना इफेक्ट बना पाया ना एसिड ने बेस पर इफेक्ट बना, और नया एक मटेरियल निकल के आ गया जिसको हम लवण बोला, यानी कि जो साल्ट निकल के आ गया और प्लस वाटर लिक्विड फॉर्म में हमें प्राप्त हो गया। तो इसी को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखिएगा। और भी देख लीजिए, अगर हम प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षारक के मिलाएं तो अम्लीय लवण प्राप्त होता है। कैसे लवण प्राप्त होता है, अम्लीय लवण का टेस्ट बताया जा रहा है। अगर दुर्बल अम्ल को प्रबल क्षारक के प्राप्त है तो क्षारीय अम्ल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, क्षारीय। देखो इसको फिर से समझो कि हमने प्रबल अम्ल लिया और दुर्बल क्षारक लिया, तो इसमें प्रबल कौन था, अम्ल, तो लवण तो प्राप्त हुआ लेकिन ज़्यादा ताकतवर तो अम्ल था, इसलिए उसका टेस्ट कैसा हो गया, उस लवण का टेस्ट कैसा हो गया, अम्लीय होगा।
इसी तरीके से अगर हमने दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक लिया तो हमें पता है अम्ल और क्षारक को मिलाने से बनेगा तो लवण ही, लेकिन टेस्ट किसका आएगा? जिसकी ताकत ज़्यादा होगी। और इसमें ताकत किसकी ज़्यादा है? क्षारक की, इसलिए इसका टेस्ट कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम दो ताकतवर इंसान को आपस में लड़ा देते हैं तो किसी का भी टेस्ट नहीं रहता। हमने प्रबल अम्ल लिया यानी कि एसिड भी हमने ताकतवर लिया और क्षार भी हमने ताकतवर लिया, तो दोनों को आपस में करने लड़ाया तो मिला तो हमें लवण ही, साल्ट ही, लेकिन टेस्ट किसी का नहीं रहा क्योंकि दोनों लोग ताकतवर थे। अगर हम दोनों लोगों को, कमज़ोर कमज़ोर व्यक्ति को भी मिला दें तब भी हमें कोई टेस्ट वाला और लवण नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हमने दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक के साथ मिला तो उदासीन लवण प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए बहुत ही। अगर आपने प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक यानी कि अगर आपने किसी ताकतवर व्यक्ति को एक कमज़ोर से मिलाया तो आपको पता है कि अम्ल और क्षार मिलके बनाएंगे तो लवण ही, लेकिन जिसकी ज़्यादा ताकत होगी उसका टेस्ट आएगा। तो इसमें ज़्यादा ताकत किसकी है? अम्ल की, तो लवण कैसा हो गया? अम्लीय। इसी तरीके से अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलाए तो आपको पता है कि अम्ल और क्षारक मिलके बनते तो लवण ही, लेकिन इसमें ताकतवर कौन है? क्षारक, तो इसलिए इसका स्वाद कैसा हो गया? क्षारीय। अगर दोनों ताकतवर को मिला दिया तो लवण बनेगा लेकिन उदासीन, अगर दोनों कमज़ोर को मिला दिया तब भी लवण बनेगा लेकिन टेस्ट किसका रहेगा? उदासीन। ठीक है ना। अगले देखते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की रिएक्शन अपक्रिया। अभी हमने आपको बताया था कि एसिड की हम मेटल और मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है, लेकिन बेस तो कोई रिएक्शन करते ही नहीं। लेकिन अब अम्लों की हम धात्विक ऑक्साइड से, धातुओं के ऑक्साइड से करेंगे, यानी कि मेटल ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड। क्या होता है? मेटल ऑक्साइड, यानी कि धातुओं के ऑक्साइड से अब हम रिएक्शन करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। कि यानी कि जब भी हम कोई भी मेटल का ऑक्साइड ले लेते हैं, मेटल का ऑक्साइड अगर हम ले लेते हैं और उसको अगर हम एसिड के साथ मिला देते हैं, किसके साथ? एसिड, तो हमेशा क्या मिलता है हमको? साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। ठीक है ना। तो वही इसमें लिखा है कि जब भी हम धात्विक ऑक्साइड यानी कि धातुओं के ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड को किसी एसिड के साथ मिला दें तो हमेशा उस साइड हमें या तो साल्ट मिलेगा और प्लस वाटर मिलेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड है, Cu का मतलब होता है कॉपर, Cu का मतलब क्या होता है? कॉपर, है ना। और O का मतलब होता है ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड का जब हमने HCl क्या है? अम्ल है। HCl हमने आपको बताया कि अम्ल के साथ रिएक्शन कराया तो आप देखिए कि किस तरीके से रिएक्शन हुआ। जो CuO है ये दो भागों में टूटा है, Cu प्लस और O माइनस में, है ना। और इसी तरीके से HCl भी दो हिस्सों में टूटा है, H प्लस और Cl माइनस में, है ना। अब देखो हमने आपको बताया था कि प्लस वाली चीज़ माइनस में जाएगी, यानी कि ये Cu है वो Cl से रिएक्शन कर लेगा। फिर से समझिए अगर आपको नहीं आया कि ये जो Cu है, ये जो Cu ये प्लस है और O माइनस है। यहाँ पर ये यहाँ पे जो H प्लस है और Cl जो है वो माइनस है, तो यानी कि ये जो Cu है ये Cl के साथ रिएक्शन कर देगा तो बना देगा CuCl2, और ये इधर ये दोनों मिल जाएंगे तो ये बनेगा H2O। इसलिए जब भी किसी हम मेटल ऑक्साइड का एसिड साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें साल्ट प्लस वाटर प्राप्त होता है। और कॉपर क्लोराइड बनने से उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। अगर इसकी टेस्ट देखें तो कैसा होता है? इसका टेस्ट क्षारीय होता है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। और कैसा टेस्ट होता है इनका? क्षारीय होते हैं क्योंकि अम्ल के साथ ये लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आप ले लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना बच्चों। आगे देखते हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन देते हैं ये लोग। अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारों की अपक्रिया कैसे होती है? जब भी हम अधात्विक ऑक्साइड को किसी बेस के साथ, अभी हमने अम्ल के साथ की थी, अब बेस के साथ, तब भी हमें साल्ट प्लस वाटर
मिलता है। अधात्विक ऑक्साइड का मतलब होती है ऐसी धातुएं, ऐसी अधात्विक मतलब जो ऐसी धातुएं ना हो, अधातुओं के ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड का मतलब होता है अधातुओं के ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ना हो उनके ऑक्साइड। जैसे उनके साथ अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ साथ अगर हम बेस मिला देते हैं तो हमें लवण और वाटर प्राप्त होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाई जो ऑक्साइड है वो एक अधात्विक ऑक्साइड है, और हमने एक क्षार ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने इसको रिएक्शन कराया तो क्या बना हमें CaCO3 प्लस H2O, यानी कि ये हमें लवण प्राप्त हुआ, साल्ट, ये हमारा साल्ट प्राप्त हुआ, और ये हमारा वाटर प्राप्त हुआ। और ये हमारा क्या है इस साइड, ये हमारा क्षार है यानी बेस है, और ये हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड है। क्या है हमारी ये नॉन मेटल ऑक्साइड यानी अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है ना। अधात्विक ऑक्साइड की अगर टेस्ट देखें तो वो अम्लीय होता है, और ये विद्युत धारा प्रभावित कर देते हैं, यानी कि इनमें आप करंट का फ्लो हो सकता है। अधात्विक ऑक्साइड यानी कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, याद रखिए जब भी हम नॉन मेटल ऑक्साइड का जो टेस्ट होता है वो अम्लीय होते हैं, और इसमें जो करंट जो होता है वो फ्लो हो सकता है। ठीक है ना। अगला देखिए, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक कैसे रिएक्शन करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। जल की उपस्थिति में अम्ल एचायन उत्पन्न करते हैं। जब भी जल की उपस्थिति हो तो अम्ल जो होते हैं वो एचायन क्रिएट कर देते हैं। एचायन या H3O आयन यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि आप इस रिएक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं कि एचायन को जब हमने वाटर के साथ मिलाया तो बना हमें H3O आयन। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है ना। और इसी तरीके से जैसे कि अगर हमने देखिए एसिड लिया, HCl जो है ना वो हमारा एसिड है कि नहीं है, और इसको अगर हमने वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया तो हमें हाइड्रोनियम आयन मिलेगा और क्लोरीन मिलेगा। यानी सिंपल सी बात ये है कि जब भी हम किसी एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे तो एच आयन उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। यानी कि आप कोई भी एसिड ले लीजिए, जैसे कि आपने H2SO4 ले लिया, H2SO4 भी तो एसिड है, इसके साथ अगर आपने वाटर मिला दिया तब भी हमारा हाइड्रोनियम आयन बनेगा H3O आयन। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है ना, अगर वो एसिड है तो। और अगर वो क्षार है तो वो OH आयन देंगे, सिंपल सी बात है। जो क्षार होते हैं वो पानी के साथ रिएक्शन करने पे OH आयन देते हैं। जैसे NaOH, इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो ये टूट गया Na+OH- टूट गया। इसी तरीके से MgOH का उल्टा है, इसको जब वाटर से तो ये भी टूट गया Mg++OH-। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अगला पॉइंट है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, यानी कि जितने भी बेस हैं वो सभी जल में नहीं घुलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। दुनिया में जितने सभी बेस पाए जाते हैं वो पानी के अंदर नहीं घुल सकते, लेकिन कुछ घुल जाते हैं, उन्हीं को हम क्षार यानी कि एल्काइल बोलते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, मतलब सभी जो क्षार हैं वो क्षारक तो होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। सिंपल सी बात है कि देखिए, जितने भी क्षारक पाए जाते हैं, बेस पाए जाते हैं, उनमें सभी के सभी पानी में नहीं घुलते हैं। सभी पानी में नहीं घुलते हैं, सभी पानी में नहीं घुलते, कुछ घुल जाते हैं लेकिन सभी। और जो पानी में घुल जाते हैं, जो भी पानी में घुल जाते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। यानी जो पानी में
जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। समझ में आया? यानी कि वो कह रहे हैं जल में जो घुलनशील होते हैं उन्हीं क्षारक को हम क्षार कहते हैं। इसलिए सभी क्षार तो क्षारक हो सकते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। अगर आपसे कोई पूछे कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर है तो आप क्या आंसर देंगे? कि सभी क्षारक जो होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं। सभी क्षारक जो होते हैं वो पानी में नहीं घुलते, लेकिन क्षार जो होते हैं, जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं वही क्षार होते हैं। जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं वही क्षार होते हैं। अगला देखिए, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। यानी कि इससे क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। यानी कि हमने जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया है कि आप ऐसे नहीं करेंगे कि पहले आपने एसिड डाल लिया फिर वाटर डाल रहे, तो ये चीज़ गलत है। नहीं, पहले वाटर डालिएगा फिर एसिड डालिएगा। ठीक है? यानी कि हमेशा पहले आपको बीकर में वाटर लेना है फिर उसमें एसिड डालना है, ना कि पहले से हमने एसिड डाल लिया फिर वाटर। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी है। इससे हीट क्रिएट होगी। अगला देखिए, सांद्र अम्ल का मतलब है जो गाढ़ा एसिड होता है में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फुलित होकर बाहर आ जाता, मतलब फैलकर बाहर निकल सकता। अस्फुलित का मतलब ये कि बाहर निकल सकता है तथा आप जल सकते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का तापपात्र भी टूट सकता है। जल को अम्ल में डालने से क्या होता है कि मिश्रित अस्फुलित होकर जल को बाहर आ सकता है और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। अब देखिएगा, अभी जो मैंने आपको अम्ल की जितनी भी क्रियाएं दी हैं उसको हमने एक ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि अम्ल जो होता है वो किस तरीके से, एसिड जो होता है वो किस तरीके से रिएक्शन करता है। इस ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं। कैसे? जब भी किसी एसिड का हमने कहा धातु के साथ मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है? जब भी किसी एसिड का आप धातु के बाइकार्बोनेट के साथ मिलाओगे तो आपको लवण यानी साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। इसी तरीके से जब भी किसी आप धातु कार्बोनेट के साथ एसिड को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलेगा। और जब भी किसी अम्ल को क्षारक के साथ मिलाओगे तो लवण प्लस जल मिलेगा। और जब भी किसी इसको धात्विक ऑक्साइड के साथ मिलाओगे तो लवण तथा जल मिलेगा। यानी कि इन दोनों में यही सेम मिलता है। ठीक है ना? और धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ सेम वही चीज़ मिलती है, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जल, तथा धातुओं के साथ मिलाने पे लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरीके से हमने क्षारक के बारे में समझाया है कि जो क्षारक है जो मैंने आपको बताया उसी को एक ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश की। यानी कि जो बेस होता है उसको अगर उसको आप धातुओं के साथ मिला रहे तो हमें साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और अगर आप धातु के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ मिला रहे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अम्ल के साथ मिला रहे तो लवण तथा जल मिलेगा। धात्विक ऑक्साइड के साथ मिला रहे हो तो लवण तथा जल मिलेगा। अगला है कि अम्ल और क्षारकों में क्या सामान्यताएं होती है, क्या सिमिलरिटीज हैं एसिड एंड बेस में। कि सभी अम्ल एच आयन उत्पन्न करते हैं और सभी क्षारक OH आयन उत्पन्न करते हैं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी कि जो अम्ल होते हैं वो हमेशा H आयन क्रिएट करेंगे और जो क्षारक होंगे वो हमेशा OH आयन क्रिएट करेंगे। ठीक है ना? जब कोई अम्ल या क्षारक को जल में मिलाया जाता है तो वो तनुकृत हो जाता है। तनुकृत मतलब पतला हो जाता है।
जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O आयन, या जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, या OH आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। समझ में आया? यानी कि जब भी हम अम्ल को वाटर के साथ मिलाते हैं, अम्ल को वाटर के साथ मिलाते हैं, तो हमें जो H3O यानी से हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, उसमें कमी हो जाती है। और जब भी हम क्षार को वाटर के साथ मिलाते हैं, तो OH आयन में प्रति आयतन में कमी हो जाती है। अब देखते हैं क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता क्या है? किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H आयन या OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। सीधी सी बात है कि जिसमें H आयन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रबल होगा, अम्ल होगा, और जिसमें OH आयन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रबल क्षार होगा। यानी कि जिसमें H आयन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, वह ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, ठीक है ना। और जिसमें OH आयन ज़्यादा होंगे उसमें वह ज़्यादा प्रबल क्षार होगा, किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर द्वारा, जो कि अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। और वो क्या है? पीएच स्केल। पीएच स्केल के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि ये कितना अम्लीय है और कितना ये क्षारीय है, ठीक है ना। अगर हम पीएच स्केल के बारे में बात करें बच्चों, तो पीएच जो स्केल है, किसी विलयन में उपस्थित H आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसमें वो पीएच स्केल कहते हैं। H आयन की सांद्रता कि भैया इसमें H आयन कितना है। पीएच में P है, उसका अर्थ है फुंसास, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। पीएच में जो पीएच जो वर्ड है, पी का मतलब है फुंसास। क्या है इसका? फुंसास। एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच का मतलब है एच आयन, ठीक है ना। पीएच स्केल जो होता है वो इस तरीके से होता है, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें 0 से लेके 14 तक काउंटिंग होती है, 0 से लेके 14 तक काउंटिंग होती है। यहाँ बीच में 7 होता है, बीचों बीच में क्या होता है? 7 होता है, ठीक है ना। अगर किसी का पीएच स्केल 7 आता है तो इसका मतलब है कि भैया वो उदासीन है। क्या है वो? उदासीन है। अगर 7 से कम होगा तो ऊपर अम्ल होता है, और 7 से ज़्यादा होगा तो नीचे क्षार होता है। बस इतना है ये पीएच स्केल। समझ में आया बच्चों कि ये जो है ये इस तरीके की एक लाइन है जिसमें 0 से लेके 14 तक काउंटिंग है। अगर 0 से लेके 7 के बीच में होगा तो वो चीज़ अम्लीय होगी, अगर 7 से और 14 के बीच में होगा तो वो क्षारीय होगी, और एक्यूरेट 7 होगा तो वो उदासीन होगी, यानी कि न्यूट्रल होगी। सिंपल सी बात है। अगर 0 से लेके 7 के बीच में आ रहा है तो वो अम्लीय है, यानी कि एसिड है। फिर से समझा दें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही कि देखिएगा पीएच स्केल है, ये 0 है और ये 14 है, इसके बीचों में 7 है। 0 से लेके 14 के बीच में यहाँ जो भी रेंज का कोई भी विलयन आएगा वो हमेशा अम्लीय होगा, और इसके बीच में क्षारीय होगा, और जो 7 होगा एकदम एक्यूरेट 7 होगा वो उदासीन होगा, यानी कि न्यूट्रल होगा। यानी यहाँ से लेके 0 से लेके 7 के बीच में अगर कोई चीज़ की वैल्यू आ रही है पीएच वैल्यू, तो इससे पता चल जाता है वो अम्लीय है, और 7 से लेके 14 के बीच में आ रही तो इसका मतलब वो क्षारीय है, और एक्यूरेट केवल 7 आ रही तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो उदासीन है, ठीक है ना। अब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझते हैं। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर 7.0 से लेकर
7.8 pH रेंज के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का जो pH मान होता है वो 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय हो जाती है। सीधी सी बात जो मैंने आपको बताया था कि 0, 7 और 14 अगर इसके बीच में होगा तो वो एसिड होगा, अम्लीय होगा। ये 7 होगा एक्यूरेट तो वो उदासीन होगा, और यहाँ पर 14 और 7 और 14 के बीच में कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो ये तो 7 से कम है तो इसलिए वो अम्लीय हो जाता है। और हमारे जो शरीर का जो बीच का जो कार्य है वो 7.0 से लेके 7.8 pH वैल्यू तक होता है। इसी तरीके से जो हम अपने खेतों में जो मिट्टी का परीक्षण होता है, सॉइल टेस्ट, आपने सुना होगा कि जो खेतों में जो सॉइल टेस्ट होता है वो भी इसी आधार पर होता है। कुछ मिट्टी को लेकर लाया जाता है लैब में, फिर ये देखा जाता है कि उस खेत की मिट्टी कैसी है। अगर 0 से 7 के बीच में आ रही तो उसका ये पता चल जाता है कि उस खेत की मिट्टी अम्लीय है। एक्यूरेट 7 आ रही तो इसका मतलब वो उदासीन है, और अगर 7 और 14 के बीच में आ रहा है तो उसका मतलब वो क्षारीय है। कैसे है, क्षारीय है। ठीक है ना। अब देखो वही चीज़ें हमें बताया गया है कि पीएच का कहाँ कहाँ हमारा कार्य होता है। मिट्टी का पीएच, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास रेंज की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिला देते। वही बात, अगर अम्लीय कम है तो अम्लीय चीज़ें मिला देंगे, क्षारीय कम है तो क्षारीय चीज़ मिलाएं। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच मान के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो स्टोमच है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है, जो कि हमारे भोजन को डाइजेस्ट कराने में बहुत हेल्पफुल होता है। अनडाइजेस्ट की स्थिति में जो स्टोमच में अधिक मात्रा में एसिड उत्पन्न करता है, जिसके कारण स्टोमच यानी पेट में हमें दर्द और जलन का अनुभव होने लगता है। यानी कि क्या होता है कि हमारा जो स्टोमच है वो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है, लेकिन जब हमारा फूड अनडाइजेस्ट होता है यानी कि वो पचता नहीं है, अपच की स्थिति में होता है, तो वो एसीएल तो लगातार क्रिएट होता रहता है हमारे स्टोमच, जिसकी वजह से हमारे पेट में जलन या दर्द का अनुभव होने लगता है। इस दर्द से मुक्ति के पाने के लिए हम एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किए जाते हैं जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको मालूम है कि आप बताएंगे कि हमें पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर को मालूम है कि आपने अम्लीय यानी कि एचसीएल ज़्यादा क्रिएट हो रहा, तो वो आपको क्षारीय टैबलेट देगा, एंटासिड कोई देगा जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिससे कि उसकी वैल्यू कम हो जाए। अगला देखिएगा, पीएच के कारण हमारा दंत क्षय हो जाता है, यानी जो हमारे जो दांत हैं उनमें क्षय हो जाता है। मुंह का जो पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंत का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी कि दंतों में सड़ना प्रारंभ हो जाता है। दंत का जो इनेबल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। और इनेबल ही हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 कम होने पर वो धीरे धीरे गलने लगता है। क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करने पर अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, क्योंकि हमें मालूम है अम्ल को रोकना है तो क्या कर देंगे, हम क्षार मिला देंगे। इसलिए हम ऐसे टूथपेस्ट का यूज करेंगे जिसमें क्षारीय हो। अगला देखिएगा, पशुओं तथा पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा के लिए मधुमक्खी का डंक भी एक अम्ल छोड़ता है। जब हमें मधुमक्खी काटती है ना तो वो भी एक प्रकार का एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा से आराम मिल जाता है। जब हम बेकिंग सोडा उसमें लगा लेते हैं, जो हम मतलब पेस्ट या दवा लगाते हैं उसमें बेकिंग सोडा होता है। नेटिल के डंक वाले बाल मैसेनोइक अम्ल छोड़ देता है, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है, और इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती को रगड़कर किया जाता है। अच्छा, अब देखो साल्ट का पीएच मान की बात करें, लवणों का पीएच मान। अगर हमने आपको बताया था कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होगा, दोनों चीज़ें ताकतवर होगी, तो लवण की वैल्यू कैसी हो जाएगी? उदासीन। और उदासीन का मतलब होता है 7, यही तो बताया था। वही चीज़ें जो पहले भी बता चुके हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो बनेगा तो लवण ही, लेकिन इसमें ताकतवर कौन है? अम्ल। तो यानी टेस्ट भी अम्लीय हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा तो पीएच की वैल्यू जो होगी वो 7 से
कम हो जाएगी। और प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल, यानी कि इन दोनों को अम्ल और क्षार से मिलाने से बनेगा तो लवण। लेकिन ताकतवर कौन है यहाँ पे? क्षार। इसलिए टेस्ट क्षारीय होगा तो पीएच की जो वैल्यू होगी वो की 7 से ज़्यादा होगी। तो इसमें तो वही चीज़ है सेम। अब देखिएगा साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से हम रसायन कैसे प्राप्त करते हैं? जो साधारण नमक होता है यानी कि NaCl, उससे हमें क्या क्या मिल जाता है? एक तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं NaOH। क्या मिलता है? NaOH। एक तो हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। दूसरा हमको मिलता है ब्रिंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2। तीसरा हमें इसी से मिलता है बेकिंग सोडा NaSCO3। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। 2 सोडा होते हैं बच्चे कन्फ्यूज, एक धोने वाला सोडा, एक बेकिंग सोडा या जिसे खाने वाला सोडा। धोने वाले सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 × 10H2O। और बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम दीवारों में यूज करते हैं CaSO4 × 12H2O। ठीक है ना। अब इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि इनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो हम अपनी जो डेली लाइफ है उसमें हम इनका हद से भी ज़्यादा यूज करते हैं। हम लोगों को पता नहीं रहता लेकिन हम इनका कहाँ कहाँ यूज करते हैं और किस तरीके के लिए हमारे लिए उपयोगी है, इन सब का हम बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत ही आप आराम से पढ़िएगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं NaOH। इसको हम साधारण भाषा में कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कास्टिक सोडा। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के मुंह से नाम सुना होगा कि भाई कास्टिक सोडा क्या है। तो यानी कि जो NaOH है इसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl के जलीय विलयन यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में जब हम विद्युत प्रवाहित कर देते हैं यानी कि जब उसमें करंट प्रवाहित कर देते हैं तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोर क्षार अपक्रिया क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब हम सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि लवण जल में जब हम इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत प्रवाहित कर देते हैं तो उससे वो टूट कर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसी प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं। देखिए कैसे करता है कि हमने नमक लिया सोडियम क्लोराइड NaCl और इसमें पानी मिलाया यानी कि H2O, फिर हमने इसमें करंट फ्लो कर दिया तो ये 2 भागों पे टूट गया। क्या हो गया? ये इस तरीके से टूटता है NaCl प्लस H2O। H2O को ऐसा ना लिखकर हम ऐसे लिख सकते हैं HOH, लिख सकते हैं ना, H प्लस OH माइनस। जो वाटर होता है ना H2O उसको हम इस तरीके से भी लिखा जा सकता है H प्लस OH माइनस। तो अब यहाँ पर अगर हम तोड़ के देखें तो Na प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने आपको बताया था कि जो प्लस वाली चीज़ होती है वो हमेशा माइनस पर जाती है, यानी कि जो सोडियम है Na प्लस ये OH माइनस के पास चला जाएगा और तो ये क्या बन जाएगा हमारा NaOH और Cl2 अलग निकल जाएगी और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। ठीक है ना। यानी कि NaCl को जब हमने H2O यानी कि Na प्लस Cl माइनस और H2O को हम ऐसे ना लिख कर, देखो हम फिर से समझा दें कि देखो बच्चों कि Na जो होगा वो प्लस होगा, Cl माइनस होगा और H2O को हम ऐसे तोड़ लेते हैं HOH यानी H प्लस और OH माइनस। तो ये देखो ये Na प्लस है और यहाँ पे OH माइनस, इसलिए ये दोनों मिलकर क्या बन गए? NaOH। अब बचा क्या सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो क्लोरीन अलग निकल गया और हाइड्रोजन गैस अलग निकल गई। तो यहाँ पर हमें मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। अच्छा, जब हम विद्युत करंट फ्लो करते हैं तो हम 2 रॉड लगाते हैं, एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड। तो एनोड पर हमें क्या प्राप्त होती है? Cl2 गैस और कैथोड पर हमें क्या प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस। और कैथोड के पास जो विलयन होता है उसमें हमें NOH विलयन मिलता है, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। अच्छा, हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं?
इसका उपयोग हाइड्रोजन का ईंधन में करते हैं, Cl2 का जल की स्वच्छता में करते हैं, PVC CFC बनाने में करते हैं, HCl का उपयोग हम इस्पात की सफाई और दवाइयों में करते हैं, NOH का यूज हम किस में करते हैं, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन बनाने में, कागज़ बनाने में इसका हम यूज करते हैं। Cl2 प्लस NOH जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर क्लोरीन गैस मिला दें तो व्यंजक चूर्ण बनता है, जो कि एक घरेलू व्यंजन होता है, वस्त्र व्यंजन के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब देखिएगा व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण क्या होता है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर हम क्लोरीन गैस प्राप्त कर देते हैं तो हमें COCl2 प्लस H2O प्राप्त होता है, इसी को हम व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। COCl2 कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है ना। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वस्त्र उद्योग में सूती व लैनिन के व्यंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल के जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए इसको रोगाणु नाशक के रूप में इसको हम व्यंजक चूर्ण कहते हैं। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है यही होता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। तो इसको हम जीवाणुओं से, जर्म से बचाने के लिए, इसको हम साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज करते हैं। अगला देखते हैं, अगला है बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने वाला भी सोडा कहते हैं। कैसे बनता है, जब हम नमक में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया तीन चीज़ें प्रभावित करते हैं, क्या क्या मिलाते हैं, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड हमारा नमक, H2O होता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और NH3 जो होती है वो होती है अमोनिया गैस। क्या होती है, अमोनिया गैस। इन सबको मिलाकर हम प्रभावित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और NaCO3, इसी को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको हम, बेकिंग सोडा। इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक होता है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अपक्रिया होती है, यानी कि जब हम बेकिंग सोडा को हम हीट कर देते हैं, ये गर्म करने के समय पहले तो ये दो भागों में टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना। तो इसका सिंबल ही कई बार पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा क्या होता है, तो NaCO3, ठीक है ना। अगला देखते हैं, इसका उपयोग कर देते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा के साथ हम टार्टरिक एसिड मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाते हैं। इस रिएक्शन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही हम पावरोटी और केक में खमीर उठ जाता है, यानी जो हम ब्रेड फैक्ट्री होती है ना उसमें हम इसी का यूज करते हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे मुलायम और स्पंजी हो जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिससे निकलती है, जिसके कारण पावरोटी और केक में खमीर उठ जाता है, जिससे वो मुलायम और स्पंजी हो जाती है। यह एक एंटीसिड का भी एक संघटक है, यानी कि इसका हम यूज हम दवाइयों में भी करते हैं। इसका उपयोग हम सोडा अम्ल अग्निशामक में भी करते हैं, आग बुझाने में भी हम इसका यूज करते हैं। अब बेकिंग सोडा के बाद हम आते हैं धोने वाला सोडा, जिससे हम कपड़े की धुलाई वुलाई करते हैं। इसका फॉर्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। जब हम सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धोने वाला सोडा प्राप्त होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसमें हमने वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स मिला दिए तो मिलकर क्या बन गया, Na2CO3 इंटू 10H2। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है इसकी। जब हमने सोडियम कार्बोनेट, ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट, है ना, ये जो है हमारा वो क्या है, हमारा सोडियम कार्बोनेट, इसमें हमने वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स मिला दिए तो ये दोनों मिल गए आपस में, ये Na2CO3 इंटू 10H2O। यही है हमारा धोने वाला सोडा, धोने का सोडा।
तो इसका तो कई बार सिंबल और नाम ही पूछ लेते हैं कि धोने वाले सोडे का रासायनिक फार्मूला क्या है, तो Na2CO3 इंटू 10H2। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं ये समझते हैं। इसका उपयोग हम कांच, साबुन तथा कागज फैक्ट्रियों में किया जाता है। चाहे आपकी कांच बनाने की फैक्ट्री हो, साबुन बनाने की या कागज बनाने की फैक्ट्री में इसका उपयोग हम करते हैं। इसका उपयोग हम बोरेक्स के उत्पादन में करते हैं। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसको हम दूर यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा जाता है। जो वाटर होता है उसमें दो प्रकार की हार्डनेस होती है, एक तो होती है परमानेंट हार्डनेस और दूसरी होती है टेम्परेरी हार्डनेस। यानी कि जब किसी वाटर में परमानेंट हार्डनेस होती है तब हम इसमें धोने वाले सोडा यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O का हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आपको समझ में। अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो है CaSO4 इंटू हाफ H2O। 1/2 को हाफ पढ़ेंगे, हाफ H2O। ये इसका फॉर्मूला आप हमेशा देखिए, ये है हमारा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, क्योंकि Ca का मतलब होता है कैल्शियम। याद रखिए Ca का मतलब क्या होता है, कैल्शियम। Ca का मतलब होता है कैल्शियम और SO4 का मतलब होता है सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। कैसे बनता है, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन डिग्री पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग देता है, जिसके कारण कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट, जिसे हम POP बोलते हैं। POP नहीं कहते हैं घरों में POP लगाना है, जिसका मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का फुल फॉर्म क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP बनता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। जैसे CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसमें अगर हाफ ही H2O मिला दिया जाए तो हाफ हाफ कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। 1/1 करेक्ट, 1/2 हाफ H2O मिलके बन जाएंगे CaSO4 इंटू 2H2O। देखिए फिर से समझते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। जब हमने इसको हीट कर दिया तो ये बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, और बाद में क्या बचेगा, हाफ तो ये निकल गया, तो अभी 1.5 और बचा है, तो 1/2 H2O बचेगा। आया समझ बच्चों को, नहीं आया तो फिर से समझ लो। देखो जिप्सम का फॉर्मूला बस याद रखिएगा इसके लिए। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है हमारा, CaSO4 इंटू 2H2O। जब हमने इसको गर्म किया तो CaSO4 तो हमारा बना ही बना, इंटू इसका जो 2H2O था ना, ये 2H2O ये टूट के आधा टूट गया, यहाँ आ गया हाफ मॉलिक्यूल इसके, और ये कितने बचे, आधा यहाँ पर आ गया, तो 1.5 अभी बचा। 1 करेक्ट, 1/2 H2O यहीं बचा। यही इसका रिएक्शन। तो ये जो बन के आया यही है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, POP का उपयोग हम डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर बनाने में, प्लास्टर लगाने में करते हैं। इसका उपयोग हम खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग हम सतह को चिकना बनाने के लिए भी करते हैं। POP नहीं कराते दीवार में, वही सतह को चिकना बनाने के लिए करते हैं। अब देखिएगा क्रिस्टलन जल का उपयोग। लवण यानी कि जो साल्ट के एक सूत्र इकाई में जल के एक निश्चित यानी कि एक फिक्स अणुओं की संख्या को ही हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी कि किसी अगर साल्ट में एक फिक्स वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उसी को हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, जैसे ये लिखा है CuSO4 इंटू 5H2O, तो यानी कि इसमें कॉपर सल्फेट में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 5, तो इसमें 5 माना जाएगा। Na2CO3 इंटू 10H2O में कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 10। CuSO4 इंटू 2H2O में कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 2। इसी को हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, जैसे कि हमने ये आपको बताया कि CuSO4 इंटू 5H2O, तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स हैं। अगर 5 है
तब ये बना है। CuSO4 इंटू 5H2 को बोलते हैं नीला तोता, नीला तोता बोलते हैं, ब्लू बैटरेट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू बैटरेट। ठीक है ना। तो इसमें फिक्स है, अगर इसमें 5 है तभी ये माना जाएगा, अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम या ज़्यादा हो जाएंगे तो वो चीज़ बदल जाएगी। यही है क्रिस्टलन का जल। अगर साधारण सी भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि किसी भी लवण यानी कोई भी साल्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होती है वो एकदम फिक्स होती है, उसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से NCERT क्लास 10th का जो साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस और साल्ट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया। प्यारे बच्चों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आती तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।